आईएसबी इनसाइड फोरम की मंच पे उपस्थित इंस्टीट्यूशन के डीन आदरणीय मदन जी, डेप्यूटी डीन आदरणीय सारंग देव जी, यहाँ उपस्थित सारे फैकल्टी मेंबर, स्टूडेंट्स, एल्यूमिनी ऑफ आईएसबी, अन्य अतिथिगण, मीडिया की साथीगण, मैं आप सबको सबसे पहले आभार प्रकट करता हूं। आईएसबी ने हमें आपकी दूसरे इनसाइट में प्रारंभिक भाषण देने का एक अवसर दिया। ये मेरे लिए एक सुअवसर है, सौभाग्य है। आज की दिन भी एक महत्वपूर्ण दिन है। हमारी सभ्यता में कार्तिक की एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। मैं तेलंगाना की पड़ोसी राज्य उड़ीसा से आता हूं। जन्मतः मैं उड़ीसा का हूं, उड़िया व्यक्ति हूं। मैं आईएसबी में एक बिजनेस लाइक बात करना चाहूंगा। कार्तिक महीने से ही ईस्ट कोस्ट से, जो कभी कलिंगपट्टनम की इलाका माना जाता था और कलिंग माना जाता था, कृष्णपट्टनम टू बंगाल की सीमा तक, यहीं से आज ही के दिन से आज हमारे वहाँ उसको सीप को उड़िया में बोईतो कहते हैं, सीप वर्शिपिंग डे आज माना जाता है। आज से ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए भारत की एंटरप्रेन्योर विदेश जाते थे। आज इस प्रकार की एक शुभ अवसर है। दूसरी शुभ अवसर है, आज भारत की एक महान सुपुत्र भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन भी है। आज देश उनको याद करता है। आज इस अवसर पे मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं। और इस देश की और एक उपलब्धि है, पिछले लगभग 8 दशकों में आजादी के उपरांत भारत एक न केवल बड़ा, एक प्रभावशाली उत्तरदायी प्रजातंत्र भी बना है। उस प्रजातंत्र की आधार भारत की संविधान है। 26 नवंबर को हम हमारे 75th डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीमेंटेशन, 26 नवंबर को भारत ने 75 साल पहले संविधान को क्रियान्वयन किया था, अपनाया तो उसकी पहले थोड़ा। इस प्रकार के एक शुभ अवसर पे हैदराबाद जैसे 21st सेंचुरी की एक हैपनिंग पॉइंट है। आईएसबी आप सबको एक आपकी कैरियर में एक अवसर दिया, हैदराबाद के कैंपस में और चंडीगढ़ की कैंपस से इस प्रकार की एक अनुभव आपको देने का आईएसबी काम किया। मैं हैदराबाद आके भी बहुत आनंदित हूं। मित्रों, मैं आज मेरे को मदन जी और गुरु जी, इन सभी मित्रों ने एक पेड़ लगाने का अवसर दिया। मेरे को आईएसबी का इनविटेशन ऑर्गेनाइज करना पड़ा है। आईएसबी कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे जैसे व्यक्ति को भी लगता है कि मेरे को एक बार आईएसबी जाके आना ही चाहिए। और पेड़ की ये इसलिए याद किया कि उन्होंने उसको लगाते हुए कहा कि आपको हर एक साल आना पड़ेगा। तो आई गॉट ए पासपोर्ट और वीसा बोथ फॉर विजिटिंग आईएसबी annually, but on one point of time of my career, I would like to be a student of ISB for a few months. I have my own understanding of ISB. Once I visited Pondicherry,
to great Saint Sri Aurobindo Ashram. Being education minister, I inquire about their education system. Foolishly, I put a question. What is your board? In which board you appear? Do you appear in any global board? Or do you appear in the CBSE? The learned Ashramite did not, with all humility, they did not tell anything to me, but they might have thought, this is a poor guy, did not know anything about the Sri Aurobindo education system. It's known as integral education system. The student-teacher ratio is 1:3. One teacher, 3 students. I visited a few classes. There are 4 languages. They taught the student up to higher secondary standard in the 4 languages. What are they? They teach science and mathematics in French language. They teach global history or contemporary history in English language. They teach civilizational Oriental studies in Sanskrit language. And they teach the respective mother tongue. ये एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन है, सारा देश के लोग आते हैं. Student from any other part of the globe also studying in that center. एक बार उनको 60s उन्होंने कहा, अपना अनुभव बताया. In 60s, some authority from UGC came to see us. After going through all our process, and they don't have any textbook. The right sense of self-curated academic system, I personally saw at Pondicherry Ashram. Since decades, they are impacting the vision of Sri Aurobindo and Sri Ma. तो उनको यूजीसी की कुछ मित्रों ने जब 60s में विजिट करने के लिए गया, मेरे जैसे कोई व्यक्ति महानुभव उनको भेजा ही होगा, तो ये सबको दिखने के बाद यूजीसी वालों ने कहा कि देखिए, आप हमसे बच के रहिए. आप हमारे सिस्टम से आओगे तो आप खराब हो जाओगे, हम क्या होंगे नहीं होंगे, आप खराब हो जाओगे. आप हमारे वहां डोंट कम टू अस एंड वी रिकॉग्नाइज योर कॉम्पिटेंस, योर प्रोसेस. मेरे मन में आईएसबी के बारे में उसे कोई कम धारणा नहीं है. अभी तक मैं अभी एक यूनिवर्सिटी को दिखने के लिए गया था, भारत में ही अच्छा यूनिवर्सिटी बना है, एंडाउमेंट से बना है. तो उन्होंने मेरे को कहा कि हम जब यूनिवर्सिटी को बनाए तब हमने पिछले 500 साल की वी हैव स्टडीड many organizations in the world, family organizations, how do they business in last 500, their family business, government institutions, endowments, how do they function. उस समय में मेरे को थोड़ा भारत की इंस्टीट्यूशन के बारे में पता चला. मैं पिछले सप्ताह बीएचयू में था. पंडित मालवीय जी ने लोगों से 1-1 रुपया इकट्ठा करके एक मंदिर बनाया है, एएमयू बना है. अहमदाबाद यूनिवर्सिटी आज एक नया रूप ले रहा है. ये सब चैरिटी में बनी है. मित्रों, इतने सफलता इतने कम समय में जितना आईएसबी को श्रेय हुआ है हमारे देश में, तो इस प्रकार की एग्जाम्पल ये केस स्टडी है. इसीलिए मैं आपको बधाई देता हूं. और मैं आज बहुत ही, आपने क्वालिटी के साथ साथ समाज की आवश्यकता है. और आपके बारे में जब मैं थोड़ा अनुध्यान कर रहा था, आपकी एक मोटो है, ध्येय वाक्य है, एजुकेट टू इनोवेट. ये अपने आप में एक फिलोसफी है. ये अंग्रेजी की, इंग्लिश की, दीज आर नॉट टू सिंपल सेंटेंस.
समाज की आवश्यकता को मूलभूत जड़ से समझना, रूटेड अंडरस्टैंडिंग करना, ये आपने पिछले 23 साल से काम कर रहे हो। और जब व्यक्ति 23 साल हो जाता है उसकी स्टूडेंटशिप खत्म हो जाता है। नाउ ISB is entering to the real business. All your good times is over because challenge is so big. Where do you stand today? हम कहां खड़े हैं? और आज मैं बहुत ही उल्लासित हूं, बहुत थ्रिल्ड हूं आपकी सेकेंड इनसाइट में आकर। और इनसाइट में आपका स्ट्रेटेजी क्या है? टू रिसर्च शोकेसिंग। मित्रों, हमारी देश में अमूमन धारणा है रिसर्च यानी स्टेम की रिसर्च, लेकिन हमारी सिविलाइजेशन में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की, साइकोलॉजिकल कंडीशन की, फिलोसॉफिकल जर्नी का भी निरंतर रिसर्च हुई है। आफ्टर ऑल, जो एक शब्द हम प्रभावित सबको करता है, रेनेसांस, पुनर्जागृति, पुनर्जागरण, ये पिछले दिनों की अनुभव के आधार पे जो नया नवाचार हुआ, संशोधन हुआ, नया ज्ञान जागृति हुई है, वो तो रिसर्च ही। उसी पे फिर एक गोल्डन पीरियड शुरू होता है। और आप जैसे एक नॉन स्टेम इंस्टीट्यूशन जब रिसर्च के बारे में प्रायोरिटाइज करता है, इसमें पब्लिक गुड निकलना, लोक कल्याण निकलना तय है। और आप इस प्रकार की एक प्रोग्राम में आज हम सब एकत्रित हुए हैं। और मित्रों, आज हम देश कहां खड़ा है, देश की स्थिति क्या है, उसके बारे में थोड़ा अगर समीक्षा करते हैं। देश दुनिया की 5th इकोनॉमी बन चुकी है। बाय नेक्स्ट 4 years, 3 to 4 years, there will be two things happen. There two certain things are there. What are they? Our position will surpass Japan and France. Will be number 3, and our size of economy will be around 5 trillion. And by 2047, if target is 2047, where do we stand? Where are we today? आज हम कई मामलों में, मैं आपके सामने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उसको दूसरे कुछ इनसाइट आपसे शेयर करना चाहूंगा। आज हम दुनिया की आबादी के लगभग 18-20% की ओर जा रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? विश्व की नेतृत्व को अपने समाधान, आज ग्लोबल कंसर्न आर सिमिलर, SDG इज वन फॉर एवरीथिंग, सभी के लिए, सबके द्वारा। और उस समय में भारत में ये सब की चिंता किए बगैर ये संभव नहीं है। जब हम विश्व की लगभग 18 से 20% की आबादी हमारी पास ही रहेगा, हम विश्व की सबसे युवा लोगों की देश रहेंगे, हमारी एंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी दुनिया के लिए ग्रोथ इंजन के रूप में काम करेगा। और पिछले 10 साल में हमारी जो ग्रोथ हुई है उसको अगर थोड़ा समीक्षा करते हैं, अगर यंग एंटरप्रेन्योरशिप को एक केस स्टडी मानते हैं, हम 2014 में 350 स्टार्टअप थे, ये आज बढ़ के 1,20,000 स्टार्टअप हो चुका है। ये हमारी एपिटाइट अभी इन दिनों में है। और हमारी स्ट्रैटेजी अभी इन दिनों में पिछले कई दशकों की तुलना में सबसे लो कॉर्पोरेट टैक्स है। और हमारी सरकार की, प्रधानमंत्री जी की स्पष्टता है, ज्यादा टैक्स करना ज्यादा इनकम नहीं होती है, लो स्लैब करने में ज्यादा इनकम होती है। ये हमारी देश ने हम इसको करके दिखाए। और हम हमारी गवर्नेंस मॉडल में कॉरपोरेट से लेकर स्ट्रीट वेंडर तक, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, स्वनिधि से लेकर विश्वकर्मा योजना तक, और भारत की ये सब प्रमाणित करता है कि हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की स्थिति क्या है। आज पिछले ही 10 साल में भारत डिजिटल अकाउंटिंग में, डिजिटल पेमेंट में
दुनिया की 46% डिजिटल पेमेंट भारत में ही हो रहा है। अभी पिछले दिनों में पॉवर्टी से ऊपर उठ के 25 करोड़ लोग अपर लैडर पे पहुंचे हैं। नाबार्ड की अभी की रूरल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड सेंटिमेंट सर्वे कहती है 37.6% रूरल हाउसहोल्ड्स की इनकम इंक्रीज हुई है, 80% लोगों की कंजम्पशन इंक्रीज हुई है। और इन दिनों में जो सरकार की रिफॉर्म एंड वेलफेयर स्कीम, ये दो अप्रोच भारत ने लिया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये भारत में एक नया विश्वास स्थापित किया है। मित्रों, हमारे देश की चैलेंजेस भी कुछ कम नहीं है। हम युवाओं की देश है, हमारी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स रिफॉर्मिस्ट रूट लेते हुए आगे एक पॉजिटिव उत्साह बनाता है। लेकिन मैं चैलेंज इसको मानता हूं कि हमारी यंग एस्पिरेशन, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन आई विल नॉट से वांट्स, ह्यूमन इनोवेशन, ह्यूमन एक्सपेक्टेशन आर मच बियॉन्ड द स्पेक्ट्रम। उस समय में एक डिसरप्शन ना हो, to have some genetical and civilizational advantage। दुनिया के सारे डेवलप्ड इकोनॉमी कोरोना की, कोविड की क्राइसिस में उखड़ गए। स्टिल वी आर थ्राइविंग विद अराउंड 7 to 8% ग्रोथ रेट सिंस लास्ट डिकेड एंड विल कंटिन्यूइंग टू डू दैट। उसके अर्थ क्या होगा? उसके अर्थ आने वाले दिनों में भारत की लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। आप सब देश की विभिन्न जिलों से आते होंगे। आप अनुमान करिए 15 साल पहले, बीइंग ए यंग स्टूडेंट ऑफ 18 इयर्स, जब आप हायर सेकेंडरी पास किए होंगे, आपकी पहला ड्रेस खरीदने के लिए आप पिताजी के साथ एक बड़े टाउन पे गए होंगे। अब वो सारे ब्रांड आपकी सब डिस्ट्रिक्ट से मिलता है। उसके अर्थ क्या है? उसके अर्थ है कि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है और आपके घरों में आपको पता नहीं चलता कि आपके बच्चे कितने ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। आपको तब पता चलता होगा जब फोन पे आपका बिल आता होगा। ये सब सोसाइटल इंडिकेटर्स है हमारी न्यू एस्पिरेशन के। जब एस्पिरेशन बढ़ता है, चुनौती भी बढ़ता है, चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं। मित्रों, इसकी स्ट्रैटेजी आईएसबी से निकल के आएगी, इसलिए मैं यहां आया हूं। एस्पिरेशन मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हमारी चुनौती है हमारी साइज। मैं कभी विदेश जाता हूं तो उनकी ज्ञान लेता हूं। कभी कोई विदेश एजेंसी जब हमें आते हैं, हाउ कैन वी हेल्प अस, हाउ कैन वी हेल्प यू, तो मैं कहता हूं कि मैं थोड़ा देर रुकता हूं, थोड़ा कहता हूं, डू यू नो व्हाट इज माई नंबर? माई स्टूडेंट नंबर इज 300 मिलियन। वो 2 मिनट सोचते हैं कि आदमी ठीक कहा या गलत कहा। मैं कहता हूं मेरे स्कूल में 26 करोड़ 260 मिलियन स्टूडेंट्स है और मेरे हायर एजुकेशन में 40 मिलियन स्टूडेंट्स, पुट टुगेदर 300 मिलियन स्टूडेंट्स। 65% पॉपुलेशन इज यंग, इन मिड-30s। ये साइज है और मैं आश्वस्त हूं स्केल में। मेरे को कोई, मैं आईएसबी के अंदर जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, अगर 23 साल में आईएसबी बन गया है तो हमारे देश में बाकी चीज भी बन जाएगा। और यहां पढ़ाने वाले लोग प्राइमरीली हमारे लोग हैं। हमें इंटरनेशनलाइजेशन करना ही है, करना भी चाहिए। ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल ट्रेंड क्या है उसको समझना ही चाहिए। लेकिन मित्रों, हमें आज एक नया विश्वास, नया कॉन्फिडेंस हम लोगों की अंदर आज है और हमारी लक्ष्य 2047 तक, which Prime Minister envision as अमृत काल, this 20 to 25 years journey
will be the game changing time for the entire human civilization. क्योंकि हम 20% आबादी है, क्योंकि हम ग्लोबल साउथ की नेचुरल लीडर है, क्योंकि विश्व की अंडर डेवलपिंग इमर्जिंग इकोनॉमी आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स वेस्ट, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया. इस समय में हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है. और उस समय में मैं बीइंग इन चार्ज ऑफ एजुकेशन सेक्टर, बीइंग एट ए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, प्रेस्टिजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंटेशन करते हुए 21st सेंचुरी की जो नीड है, देश की आवश्यकता है, दुनिया की आवश्यकता को पूरा करने की पाथवे एनईपी के अंदर आप सभी लोगों की एक्सपेरिमेंट से, अब सभी लोगों की एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने इसको अचीव करना है. आई एम जस्ट एम्फसाइजिंग, वी ऑल आर वर्किंग इन द डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ, इन एडमिनिस्ट्रेशन, इन बिजनेस लीडरशिप, इन सोशल सेक्टर. जब तक आप मदरशिप को नहीं समझोगे, मातृत्व को नहीं समझोगे, तब समस्या का निदान नहीं हो सकता है. एजुकेशन इज डूइंग द मदरशिप ऑफ ऑल द सिविलाइजेशनल लीड. In NEP 2020, what are the priority area? For me, education NEP 2020 is a philosophical document. It's not a policy for me. It's not really a policy. It's a collective wisdom of last 8 decades post-independence, after formulation of our constitution. The way we have created a debate and stakeholding approach in the Constituent Assembly debate, हमने उसी प्रकार की एक विमर्श के माध्यम से कुछ रिकमेंडेशन से हमने आज काम कर रहे हैं. हम एक जस्ट सोसाइटी बनाए, न्यायोचित समाज व्यवस्था हमारी लक्ष्य है, जिस समाज में समता समरसता ही रहेगा. हमें एजुकेशन को क्वालिटी, इक्विटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये 5 पिलर के ऊपर उसको दिखनी है. आप सभी के काम पे इसको आएगा. ये 5 फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशनल आउटकम है. हमें रिसर्च को ध्यान देना पड़ेगा मित्रों. बिना रिसर्च की किसी विषय पे, और मैं जैसे कहा प्रारंभ में, हमारे देश में रिसर्च यानी स्टेम, लेकिन रिसर्च इक्वल इंपॉर्टेंट इन सोशल सेक्टर, इन इकोनॉमिक फील्ड, जिसमें आप लोग लगे हो, जिसकी आज एक दिन भर की विमर्श होगा. रिसर्च सेंट्रिक एक सोसाइटी बनाना हमारी एजुकेशन पॉलिसी की प्रायोरिटी है. एजुकेशन को मल्टी डिसिप्लिनरी करना पड़ेगा. अभी अभी मेरे को हमारे मित्र देव जी कह रहे थे, डेप्यूटी डीन, कि अच्छा डॉक्टर होना अलग बात है, अच्छा कम्युनिकेटर होना दो अलग बात है. अच्छा डॉक्टर कभी कभी पेशेंट से बात नहीं कर पाता है, पेशेंट से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो पेशेंट की एक्सपेक्टेशन कैसे समझेगा. शिक्षा को मल्टी डिसिप्लिनरी करना पड़ेगा, सब्जेक्ट से ले बाहर के कॉम्पिटेंस तक पहुंचाना पड़ेगा. आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है. वी आर एक्सपर्ट एंड अथॉरिटी इन आवर रेस्पेक्टिव डोमेन एरिया, बट आर वी होलिस्टिक? हमें NEP is recommending to create a interdisciplinary, multidisciplinary education system. टेक्नोलॉजी और एक प्रायोरिटी एरिया है. आपके कामों में टेक्नोलॉजी आज इनएविटेबल हो चुका है. मैं आज कॉन्शियसली यहां भारतीय भाषा में आपसे चर्चा कर रहा हूं. आने वाले दिनों में हमें यो व्यवस्था तक पहुंचनी होगा. देश की, दुनिया की कोई भी व्यक्ति भारत आएगा तो किसी भी भाषा में बोलते हुए भी वो अपने भाषा में समझेगा. वो दिन दूर नहीं है. और हैदराबाद में मैं इसको कह रहा हूं, an ISB and Hyderabad state world should look into this expectation. This is a global expectation. अगले दिनों में UN मल्टीलिंगुअलिज्म के ऊपर अपना सेलिब्रेशन करेगा. By that time, India should be in a position by using technology, using AI. आई एम हैप्पी आपकी एक रिसर्च की विषय AI और जनरल पब्लिक पर्पस के बारे में आज चर्चा किए हो. वो NEP की आवश्यकता है. भारतीय भाषा हमारी NEP की एक प्रमुख परामर्श रिकमेंडेशन है. मित्रों, इस देश में कुल 12% लोग
इंग्लिश लैंग्वेज से निर्भर है। मैं आपको 3 बड़े बड़े इकोनॉमी के नाम लेता हूं। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश। आई एम नॉट एंटी इंग्लिश, बट आई एम नॉट इंग्लिश डिपेंडेंट। जापान, German and China. These are 3 qualitative and robust economies of the world today. Those who are going to market, they are learning English. We should learn English. This is our India's advantage. But मौलिक चिंता के लिए व्यक्ति अगर तेलुगु में बचपन में जो चीजों को स्पष्टता से समझा है, उसी में अगर वो शोध करेगा, रिसर्च करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी स्पष्ट होगी। इस बार एनईपी ने recognizing all the Indian language. So Prime Minister very proudly said, all Indian language are national language. They are interlinked. There is a lot of interconnectedness. भारतीय भाषा एक प्राथमिकता है। हमारी चिंता में are we a civilization of last few centuries? कम से कम भारत में वैज्ञानिक प्रमाण आधारित evidences are there of last 3 to 5,000 years. मैं जिस लोकसभा को प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां अभी एक रॉक आर्ट दिख के आया। आर्कियोलॉजिस्ट को पूछा इसकी आयु कितना है, कि पैलियोलिथिक पीरियड की रॉक आर्ट था, यानी 10,000 साल पहले की। भारत में ह्यूमन सिविलाइजेशन की फुटप्रिंट साइंटिफिकली प्रूवन ऑफ 1000 years ago। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस गांव में जन्म लिए, उस गांव की आयु है 2700 साल। जैसे लिविंग हैबिटेशन तो कई बने हैं, फिर कई उजड़ भी गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़नगर में जिस गांव में जन्म लिए हैं, वो गांव 2700 साल में वाइब्रेंट है। 800 साल पहले वहां के नागरिक एंट्रप्रेन्योर अफ्रीका से व्यवसाय कर रहे थे, उसकी एविडेंस भी कॉइन मिल रहा है। ये मित्र भारत की रूटेडनेस है। हमें अपने रिसर्च के माध्यम से इस विषय में अपेक्षा, इस विषय में चिंता करेंगे। हमें आज हमें भारत को दुनिया की स्किल हब बनाएंगे। भारत के पास नेचुरल टैलेंट है। दुनिया में लोग आयुवान हो रहे हैं, भारत में लोग एस्पिरेशनल हो रहे हैं। ये दोनों नीड को देखते हुए अगर हम अपने वर्कफोर्स को और अपने भविष्य की पीढ़ी को, ये दोनों पिलर्स को स्किल्ड करेंगे, इसलिए एनईपी ने इसके ऊपर खूब जोर दिया है। ये विषय में आपके सामने उल्लेख करना उचित माना। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कहां है? मैंने ग्लोबल साउथ की बात कहा। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमें सस्टेनेबिलिटी इज नो मोर आइसोलेटेड इशू, इट्स अ ग्लोबल इशू। हमें हमारा दृष्टिकोण को अगर वैश्विक करेंगे, ग्लोबल करेंगे, इंडिया's नीड इज टू क्रिएट ग्लोबल सिटीजन। इसलिए प्राइम मिनिस्टर राइटली एनविजन कॉइन द वर्ड विश्व बंधु। हमें विश्व में अपना मैत्री की तत्व तैयार करना पड़ेगा। मित्रों, अंत में मैं एक विषय एनईपी के रेकमेंड जो हुआ है उसको मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि हम सारा विषय को, व्हाट इज आवर आउटलुक, व्हाट इज आवर आउटलुक? आवर आउटलुक इज भारत सेंट्रिक, इंडिया सेंट्रिक। हमने हमारी जो समाज रचना बनी है, उस समाज रचना में हमारी एक दृष्टिकोण है, अहिंसा के प्रति हमारी एक दृष्टिकोण है। इसलिए पूज्य महात्मा गांधी आज ग्लोबल आइकन बने हैं पब्लिक एजुटेशन की, थ्रू नॉन वायलेंस। इट्स इंडियन वे ऑफ थिंकिंग। एंटर ह्यूमैनिटी इज आवर फैमिली, ये स्वामी विवेकानंद जी सदियों पहले अमेरिका में कह के आए। जब दुनिया कह रही थी माई वे इज द वे, मेरे विश्वास ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विश्वास है, विवेकानंद जी ने कहा कि सारा विश्वास अच्छे हैं, ऐसे मेरे धर्म में, मेरे व्यवस्था में कहा गया है। दिस इज इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, इंडियन नॉलेज सिस्टम। हमें हमारी कुछ भी समस्या को एक हॉराइजेंटल अप्रोच बनाना पड़ेगा आईकेएस के माध्यम से, तब जाके हम दुनिया में अपना जो प्रभाव आज डाल रहे हैं, आज हमें और उसको प्रभावी करना पड़ेगा। मित्रों, मैं तो अपना
मार्केटिंग एक बिजनेस स्कूल में हूं, तो मैं मेरा एनईपी को अभी तक वर्णन किया आपके सामने। मैं और एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि मैं आपकी जो आज विषय 6 है उसमें मैं बीइंग ए पब्लिक पॉलिसी स्टूडेंट ऑफ लास्ट 40 इयर्स, मेरे सामाजिक जीवन 40 साल का है, उसमें मेरे जो अनुभव आए इस 6 विषय में इतने उत्साहित हूं और मैं इससे अपेक्षा रखूंगा ये 6 विषय में मैं एक एक लाइन पे मैं कैसे सोचता हूं और मेरा अपेक्षा क्या है बीइंग एजुकेशन सेक्टर इंचार्ज। मित्रों, आज हमारे देश में आपने एक विषय रखा है कि हाई स्टेक्स हायर स्टैंडर्ड्स, हाउ टू रेगुलेट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्यों? अगर आप एक ही काम कर देंगे कि आप जिस बोर्ड में रहेंगे उस बोर्ड में अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक ही काम, डिस्क्लोज एंड लिस्ट योर एक्सपेंडिचर, ये 2 काम अगर आप करेंगे आप दुनिया के सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। सारे कंपनियां ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मित्रों, आपकी दूसरी रिसर्च एरिया रहा है इंपैक्ट ऑफ रूरल रोड कनेक्टिविटी इन इंडिया। मैं आपके सामने पिछले 10 साल में क्या हुआ एक 2 चीज उल्लेख करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज रोड सेक्टर प्रायोरिटी में है। 2-2.5 लाख करोड़ रुपया की कैपिटल स्पेंडिंग इन आवर बजट नाउ इंक्रीज अप टू 11 लाख करोड़ रुपीस, व्हिच आर द प्रायोरिटी एरिया ऑफ स्पेंडिंग। रोड्स एंड रेलवेज, वाटरवेज, दीज आर द प्रायोरिटी एरिया। और उसमें कोई असहमत नहीं है। मैं जब छोटा यंग लेजिस्लेचर था तब देश में प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू हुई। पिछले 10 साल में लगभग 3,75,000 किलोमीटर रास्ता बने हैं। पिछले उसकी पहले से जितना बना था उसे 70% इंक्रीज हुई है रोड सेक्टर में। एनएच में भारत में पहले लगभग 91 लाख किलोमीटर रोड था। पिछले 10 साल में यह संख्या बढ़ के लगभग 1.5 लाख किलोमीटर हुआ है। 60-65% इंक्रीज हुई है। मित्रों, रोड सेक्टर बनने से उसकी सिर्फ उद्योग धंधे को लाभ होता है ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं आज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, पिछले कोरोना में हमारी लोग ठीक से रह पाए इसलिए हमारी रूरल रोड्स ठीक था। ये सारे लॉकआउट के बावजूद गांव की प्रोड्यूस शहर तक सप्लाई चेन पे आ पाया। देश में किसी भी जिले का हो या शहर की कुछ चीज गांव में जा पाया, उसके एक प्रमुख कारण था हमारी रूरल रोड नेटवर्क इज रोबस्ट टुडे। इसकी लॉट ऑफ इकोनॉमिक इंपैक्ट है। उसमें देश में और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़नी चाहिए और आप उसकी संसाधनों को और बढ़ाओगे, रिसोर्स को बढ़ाओगे। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा रखा है, एडवांसिंग एआई एज ए जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी। इसकी सबसे अगर कोई लाभार्थी होगा तो एजुकेशन सेक्टर होगा। जिस दिन आप कि जनरल पर्पस की डेफिनेशन में बहुभाषी, आज जो दिन दूर नहीं, मैं तो टेक्नोलॉजी दिखाऊं, एआई क्या करेगा। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, वो दिन दूर नहीं है। मेरे टोन पे ही इसको भारत की कम से कम 100 भाषाओं में कहीं भी बैठ के लोग सुनेंगे। जिस दिन शिक्षा में, एजुकेशन में एआई का ये एप्लीकेशन विद सम ह्यूमन इंटरवेंशन, ये दोनों चीज मिल जाएगा। आज हमारी देश की आप अनुमान करिए, हमारी मेडिकल साइंस में हमारी डॉक्टर पेशेंट से सुनता है एक भारतीय भाषा में, भारत में उसको पूछता है भारतीय भाषा में, प्रिस्क्रिप्शन लिखता है इंग्लिश में। इस दूरी को मिटाना पड़ेगा
उस दूरी को मिटाने के लिए एआई की बहुत बड़ा रोल होगा। और एजुकेशन और एआई, भारत सरकार भाषिणी, अनुवादिनी ऐसे बहुत इंस्ट्रूमेंट बनाई है, लेकिन इसको और गति मिलेगा जब उसमें लोगों की अनुभव और आप जैसे इंस्टीट्यूशंस की भूमिका और मिल जाएगी। मित्रों, आपने एक विषय लिया है, इंसेंटिव दैट कंपनसेशन रीइमेजिन डिजाइनिंग द इंसेंटिव दैट वर्क। मित्रों, मैं ऐसी एक जगह का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां देश की सबसे ज्यादा लैंड एक्विजिशन हुआ होगा। मेरे सामाजिक अनुभव कंपनसेशन की दुनिया से जुड़ा हुआ है। इधर कभी कभी हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स लगनी चाहिए, रोड्स बननी चाहिए, लेकिन उसकी पीछे एक दर्द भी भरा हुआ है, वो है वहां की डिस्प्लेस्ड लोग। क्या ये सिर्फ कुछ चंद अमाउंट से उनको कंपनसेट करने से उनकी समस्या समाधान हो रहा है? हमें लगता है पिछले दिनों के अनुभव से इट हैज टू बी रीइमेजिन। आई एम हैप्पी ISB has taken this challenge as a research work. We have to find out a way. इसमें बहुत लोगों की, उसमें उसको स्टेक होल्डर कैसे बनाया जाएगा, उसके पैसे को कैसे लॉन्ग टर्म मोनेटाइज करेगा, उसके पास जो रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स है, ये पुरखों से है, सदियों से है। आज हम उसको प्रोजेक्ट लगाने के अंदर 5-7 साल में उसको एक कन्वर्जन करते हैं। वो कन्वर्जन सस्टेनेबल है क्या? कन्वर्जन कंटिन्यू करेगा क्या? वो बर्बादी ना हो उसकी चिंता क्या होगा? आई एम हैप्पी यू हैव कॉइन्ड अ वर्ड रीइमेजिन, प्लीज डू दैट। आपने बैंक अकाउंट के बारे में, बैंक अकाउंट्स फॉर द अनबैंक्ड सोसाइटी। मित्रों, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री जनधन को समीक्षा करना। मैं उसकी ठीक 10 साल पहले इन्हीं नवंबर महीने में मैं उसकी पार्टिसिपेंट रहा। 2014 में ये मुहिम शुरू हुई। तब देश में कुल मिला के 14 करोड़ बैंक अकाउंट था। 14 करोड़ 70 लाख बैंक अकाउंट था, जो आज बढ़ के 51.5 करोड़ बैंक अकाउंट हो गया है। 250% ग्रोथ हुई है। उसकी सबसे लाभ कोरोना में मिला है, महिलाओं को मिला है। और उस बैंक अकाउंट के कारण टोटल डिपॉजिट 2.3 लाख करोड़ आज हुआ है। जो लोग बैंक में पहले बरंडा भी पहुंच नहीं पाते थे, हिम्मत नहीं होती थी, उनको हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीरो बैलेंस अकाउंट के माध्यम से अकाउंट खोलने का अनुमति दिलवाया बैंकों से कह के। लेकिन गरीबों ने और मध्यवर्गीयों ने उस रास्ते को नहीं लिया। आज उनके अकाउंट में 2.3 लाख करोड़ डिपॉजिट है। ये हमारी नई भारत है। 36 करोड़ रुपए कार्ड है। यूपीआई आज हमारे देश में एक नया बेंचमार्क खड़ा किया है। यह हमारे देश की अनबैंक का डेफिनेशन बदला है। मित्रों, हम आज कहां खड़े हैं, ये 2-3 स्टैटिस्टिक्स आपके सामने प्रमाणित करता है। मित्रों, आज देश में इस बैंक के कारण, जैम ट्रिनिटी के कारण, आज देश में डीबीटी 14-15 में कितना होता था? डीबीटी 14-15 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 56 स्कीम में होती थी, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेड प्रारूप था। आज 1016 schemes are almost 1700% ग्रोथ डीबीटी स्कीम में। पहले उसमें लगभग 2 करोड़ रुपया की डीबीटी ट्रांजैक्शन होता था, जो आज बढ़ के 168 करोड़ डीबीटी ट्रांजैक्शन आज हो रहा है। और उसमें अमाउंट पहले 5-6-10 लाख रुपया की डीबीटी हो पाती थी सांकेतिक, जो आज 2.14 लाख डीबीटी ही ट्रांसफर हो रहा है, सिर्फ डीबीटी। ये पिछले 10 साल की अनबैंक को बैंकिंग
सिस्टम पे लाना और उसकी सीधा लाभार्थी डीबीटी में जोड़ना। मित्रों, मैं अंत में एक बात कहता हूं, आज भारत में एक नया माहौल बना हुआ है, माहौल समाज के कारण बनी हुई है। मैं उसका एक उदाहरण बताऊं, भारत की जो नया रिकॉग्निशन हुई है, नया ब्रांड बनी है, उसको समअप करने के पहले मैं मेरे एक रिसर्च और पब्लिक पॉलिसी के एक अनुभव में कहना चाहता हूं। मैं 2014 में जब पेट्रोलियम सेक्टर की दायित्व में था, तब माननीय प्रधानमंत्री ने एक दिन कहा कि आपको देश में गरीब लोगों की घर में विशेष करके महिलाओं की हेल्थ, भारत में 5 लाख महिला प्रतिवर्ष जीवन चला जाता था डोमेस्टिक पोल्यूशन के कारण। इसकी समाधान निकलना पड़ेगा। तब देश में एलपीजी कनेक्शन कुल मिला के 14-15 करोड़ कनेक्शन था और मध्यवर्गीय लोगों तक ही था, गरीब लोगों की पहुंच की दूर ही था। तो प्रधानमंत्री जी ने जब दायित्व दिया, मैं आके मेरे सहयोगी मित्रों से चर्चा शुरू किया, कैसे होगा, क्या होगा। उस समय में मेरे को एक प्रोफेसर मिले, अमेरिका की यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम में कई विश्वविद्यालय में वो पढ़ाते थे, लेकिन हर एक साल भारत आते थे। कब से आते हैं? प्रोफेसर कॉर्क स्मिथ, जिनकी निधन इसी कोरोना के अंदर हुआ, पिछले 35 सालों से, यानी 2014 की पहले 35 सालों से हर एक साल वो भारत आते थे। भारत आके पुणे के इलाका में डोमेस्टिक कुकिंग फ्यूल के ऊपर एक रिसर्च करते थे। किसी ने मेरे को उनके साथ परिचय कराया। मैंने उनको इस प्रश्न को रखा कि हमें देश में सबके घर में एलपीजी पहुंचाने की क्या करना चाहिए, चैलेंज क्या है। कुकिंग स्टोव वगैरह तो है, ये फायरवुड से सस्टेनेबल कुकिंग स्टोव वगैरह है, यही चलेगा, ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि फ्यूल नहीं मिल रहा है, कहाँ से ये ब्रिकेट मिलेगा, तो फेल हो जाता है। करोड़ों रुपया खर्चा हुआ उसमें। उन्होंने हमें, मैं इसीलिए आईएसबी में इस विषय को उल्लेख कर रहा हूँ कि आपकी रिसर्च क्या काम देगा आगे। मैं तो उसकी 100% अनुयायी और विश्वासी हूँ। कॉर्क स्मिथ ने हमको कहा कि आप जो मॉडल है ना, आपकी स्कीम की मॉडल है, उसको थोड़ा रीडिजाइन करो। रीडिजाइन ये करो कि वो गरीब व्यक्ति इकट्ठा, एक तो आपकी नया कनेक्शन की कॉस्ट ज्यादा है, उसको थोड़ा घटाओ, और दूसरा इसकी जो खर्चा है 2000 रुपया, ये वो नहीं दे सकता है। रिड्यूस कॉस्ट के साथ उसकी जो फास्ट कनेक्शन की खर्चा है वो नहीं दे सकता है, उसको गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से खर्चा कराओ। फिर हमने पहल किया, हमने फिर गिव इट अप कैंपेनिंग किया। करोड़ों लोगों ने अपना सब्सिडी जो दे सकते हैं वो गिव इट लौटा दिए। फिर हमने सरकार के सामने बात रखा, साहब 1.5-2 करोड़ लोग गिव इट अप कर चुके हैं, पैसा इतना बच रहा है और आप भी थोड़ा गवर्नमेंट की तिजोरी से पैसा दो। प्रधानमंत्री जी ने अनुमोदन किया। आज देश में लगभग 11 करोड़ गरीबों के घर में एलपीजी कनेक्शन है, जिनकी एवरेज कंजम्पशन बढ़ रहा है। ये आया कहां से? आया आईएसबी जैसे कोई प्रोफेसर की रिसर्च वर्क से हमको ये पब्लिक पॉलिसी में रिकमेंडेशन मिला। रिसर्च की इतनी महत्व है, वेलफेयर स्कीम में रिसर्च की इतनी महत्व है। आप उस काम को ये 1 दिन की इनसाइट में उसको एक नया डायमेंशन दोगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। मित्रों, भारत की जिम्मेवारी अंत में ये कहूंगा, आवर फ्रॉम अस एक्सपेक्टेशन इज मच बियॉन्ड। आज भारत की रिकॉग्निशन कैसे हो रहा है, देखो मेरा जो एक असेसमेंट मैं आपको बताता हूं। आफ्टर इंडिपेंडेंस पंडित नेहरू जी को कंटिन्यूसली तीसरी बार चुनने का मौका मिला। उसके बाद हमारी देश की डेमोक्रेसी जैसे गई, कोalition की दौर आया, अनसर्टेनिटी की दौर आया। उसके बाद 14 से अनवर्ड 14, 19 एंड 24 भारत के लोगों ने, हम लाभार्थी हुए, लेकिन भारत के लोगों ने तय किया देयर शुड बी स्टेबल गवर्नमेंट। ये कलेक्टिव विजडम ऑफ देश है। हमें इस विश्व सोशियो साइकोलॉजिकल इश्यू को स्वीकार करना पड़ेगा। मित्रों, आज देश की एनर्जी कंजम्पशन को देखिए
और एनर्जी कंजम्पशन में अल्टरनेटिव एनर्जी के प्रति भारत की रुचि देखिए। आज हम दुनिया की तीसरे नंबर की एनर्जी कंज्यूमर है और ग्लोबल एवरेज में हम ग्लोबल एवरेज की 1/3 कंजम्पशन कर रहे हैं, उसके बाद भी तीसरे नंबर पे हैं। आने वाले दिनों में हमारी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगी और भारत ने क्या तय किया है, ग्रीन एनर्जी की रूट में जाएंगे। इसीलिए हमारे देश की सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी देखिए, ये भारत कर सकता है। भारत कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में, मैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में मैं कहता हूं बड़े नम्रता के साथ, अभी विश्व में पूरा इंटर ग्लोबल लीडरशिप को असेसमेंट करिए। कोई नेता 1 महीने में रशिया और यूक्रेन दोनों जाके आ सकता है, भारत की प्रधानमंत्री जाके आ सकते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत सफलता में नहीं मानता हूं, ये भारत की 140 करोड़ लोगों की जो कलेक्टिव विजडम है, जिसको उन्होंने चुनाव में दिखाया, जिसको उन्होंने एनर्जी कंजम्पशन पे दिखाया, जिसको उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शन में दिखाया, इसकी रिकॉग्निशन है। विश्व एक ताकतवर व्यक्ति को मानता है, वो ताकतवर व्यक्ति को और मानता है, विश्वास करता है। मानना अलग बात है, विश्वास करना अलग बात है। आज भारत को इसीलिए विश्वास कर रहे हैं कि भारत सही मायने में विश्व की बंधु करके इमर्ज किया है। मैं इन दिनों में कुछ देशों को देख रहा था, न्यूज में देख रहा था, कहीं जाके भी आया। इस बार दीपावली दुनिया की किस कोना ने, किस देश ने नहीं बनाया, थोड़ा गूगल सर्च करके देखिए। पूरा अमेरिका की चुनाव की एजेंडा तो दिवाली था। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, ऑस्ट्रेलिया में हमको हाई कमिश्नर साहब ने कहा था मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है, सारे राज्य हमको दिवाली सेलिब्रेशन में बुला रहे हैं, स्टेट प्रीमियर्स बुला रहे हैं। मित्रों, ये भारत की इमरजेंस है, भारत की अभ्युदय है और भारत की अभ्युदय के आधार ज्ञान है। और मैं आज आईएसबी की इस इनसाइट में आपको अपेक्षा रखने आया हूं। आप सिर्फ आपके कैरियर ग्रोथ के लिए नहीं हो, आप इस भारतीय सभ्यता के माध्यम से दुनिया की ग्रोथ की दायित्व आपके ऊपर है। मैं आईएसबी को बधाई देता हूं, आप सबको सौभाग्यशाली मानता हूं। इस मुहिम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।